Question 4. Given an account of the Mauryan administration. Now we discuss about the Mauryan administration. The Mauryan administration was well defined. The king had supreme power. He took important decisions only after consulting his ministers and other members of the royal family. That means कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वेल डिफाइंड यानी सुव्यवस्थित तो था ही, और किंग जो थे वो सुप्रीम पावर थे, यानी ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैड बीन टेकन बाय अ किंग, बट स्टिल ही टेकिंग एनी डिसीजन ही ऑलवेज डिस्कस विथ एंड टेक द कंसल्टिंग का मतलब होता है सलाह मशवरा, कि अपने मिनिस्टर्स की सलाह के बाद ही वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लेते थे, और वो रॉयल फैमिली के साथ भी समटाइम्स डिस्कस करते थे. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंस विच वेर रूल्ड बाय अ गवर्नर्स हु वेर यूजुअली रॉयल प्रिंस और कुमार्स. यानी मौर्यन एम्पायर जो था वो बहुत ही लार्ज था, दैट्स वाई वो छोटे छोटे 2 प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, और उस प्रोविंस पर गवर्नर जो है वो हायर किए जाते थे, और गवर्नर्स मेजॉरिटी जो है वो रॉयल प्रिंस या फिर कुमार ही होते थे. प्रोविंस वेर फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट्स विच कंप्रेस्ड सेवरल टाउन और विलेजेस. और प्रोविंस को फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत सारे टाउन्स और विलेज को बनाकर बनता था. ईच विलेज हैड अ हेडमैन कॉल्ड द ग्रामिक, यानी हर एक विलेज में एक हेडमैन देखने को मिलता है जिसे ग्रामिक कहते हैं. हेडमैन जो है वो विलेज और किंग के बीच की जो है वो कीवर्ड्स रहता था. दैट मीन्स कि अगर किंग कोई बात विलेज वालों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो हेडमैन को बीच में रखते थे, और अगर विलेज वाले कोई बात किंग तक पहुंचाना चाहते थे तो वो हेडमैन के थ्रू पहुंचाते थे, जिसे उस टाइम पर लोकल लैंग्वेज में ग्रामिक कहा जाता था. Patliputra, the capital city, and its surrounding territories were regarded as the core area and were directly administered by the emperor with the help of officials appointed by him, who were responsible to him. यानी पाटलिपुत्र जो था वो मौर्यन एम्पायर्स का कैपिटल था, और उसके आसपास के जो भी टेरिटरीज यानी स्टेट्स हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, विलेजेस या इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, वो डायरेक्टली जो है वो एम्परर मीन्स के किंग के अंडर में आता था. पर डायरेक्टली इन सेंस सिर्फ किंग अकेले ही नहीं थे, बट किंग जो थे वो उस पर ख़ास ध्यान रखते थे, और उस पर ख़ास ध्यान रखने के लिए वो जो है वो कुछ खास तरह के ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट करते थे, और सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए ये अपॉइंट किए हुए लोग ही रिस्पॉन्सिबल रहते थे, और ये सारे लोग जो है वो किंग के अंडर रहते थे. टैक्स वेर लेविड उन्होंने प्रोवाइड वाटर फॉर द इरिगेशन, यानी मौर्यन एम्पायर्स में हमें वाटर पर भी टैक्स देखने को मिलता है. द अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू वेर लैंड रेवेन्यू टैक्स और ट्रेड ऑन अ क्राफ्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, आउटपुट फ्रॉम द माइंस एज वेल एज फीन्स. यानी सिर्फ वाटर टैक्स ही नहीं, उसके अलावा लैंड रेवेन्यू टैक्स भी, यानी ज़मीन के ऊपर टैक्स देखने को मिलता था. ट्रेड यानी बिजनेस के ऊपर, क्राफ्ट यानी शिल्प एंड स्थापत्य कला के ऊपर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर, और जो कोयले की या फिर डायमंड्स की जो माइंस देखने को मिलती थी उसके ऊपर भी. वाटर वेर द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ अ मौर्यन एम्पायर, यानी वॉट वेर द रीज़न यानी किस तरह के रीजंस रहे थे. डिक्लाइन का मतलब होता है पतन ऑफ मौर्यन एम्पायर, यानी मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे के जो भी रीजंस रहे हैं, दैट्स वी आर डिस्कस. द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन मेनली बिकॉज ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ अशोका वेर वीक. सक्सेसर्स यानी अशोका के बाद जो भी थ्रोन पर आए वो सारे एज़ कम्पेयर टू अशोका और अदर्स जो भी मौर्यन रूलर्स रहे उनके सामने कमज़ोर थे. They could not effectively manage the huge expenditures on the army, यानी आर्मी के अंदर जो मतभेद हो रहे थे या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही थी मौर्यन एम्पायर्स में, वो उसको इफ़ेक्टिवली यानी अच्छे तरीके से संभाल सके नहीं. What added to the disorders when the inventions in a northwest border of India, और उसी के साथ इन्वेंशन यानी कि बाहरी लोगों का आक्रमण भी नॉर्थ और वेस्टर्न बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, तो इसकी वजह से भी मौर्यन एम्पायर जो है वो कमज़ोर हो गया. Some historians also feel that the Ashoka's
pacifist policies was responsible for the decline of a Mauryan empire. पैसिफिस्ट मीन्स शांतिवादी पॉलिसी जो है आफ्टर द कलिंग वॉर अशोका स्टॉप फाइटिंग एंड ही डिसाइड दैट ही डोंट टेक पार्ट ऑफ द एनी वॉर राइट। और उन्होंने सोचा कि इसके बाद वो पूरी दुनिया में जो है वो बुद्धिज़्म और धम्मा से रिलेटेड और पीस से रिलेटेड जो है वो मैसेज पहुंचाने लगे। तो मौर्यन एम्पायर के पतन का ये भी एक रीज़न जो है वो हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग माना जाता है। सो दिस आर द रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। नाउ वी डिस्कस द डिटेल्स क्वेश्चन। What do you know about the Alexander? How did his presence impact the Indian subcontinents? यानी पहले तो हमें अलेक्जेंडर्स के बारे में क्या क्या पता है, हाउ वी गेट द आइडिया अबाउट द अलेक्जेंडर्स, एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कि अलेक्जेंडर का हमारी इंडिया पर और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पर किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो। Answer number 1. Alexander, the ruler of Macedonia, who attacked the north-western India and defeated several republican state. यानी अलेक्जेंडर जो थे वो मैकेडोनिया के रूलर्स जो थे उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर अटैक यानी हमला किया था और बहुत सारे रिपब्लिकन स्टेट जो है उनको हराया था यानी गणराज्य को। थ्रू ही वांटेड टू क्रॉस द इंडस and continue eastward into the northern Indian heartland. His army was deterred by the powerful army of Nand dynasty. Deterred का मतलब होता है विचलित, यानी एक पावरफुल आर्मी है वो नंद आर्मी जो हमें नंद डायनेस्टी की देखने को मिलती है, उसकी वजह से अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो विचलित हो गई यानी डर गई और वो फिर इंडियन इंडस वैली को क्रॉस करके इंडिया के बाकी के जो ईस्टर्न वर्ड पार्ट है वहाँ पर वो नहीं आए। सो अलेक्जेंडर्स अपॉइंटेड अ गवर्नर इन इंडिया टू लुक आफ्टर द टेरिटरीज ही हैड कॉन्कर्ड एंड लेफ्ट फॉर ग्रीस। यानी नंद डायनेस्टी की वजह से जो है वो अलेक्जेंडर्स बाकी के हिस्सों में नहीं आए, बट अलेक्जेंडर ने जो है वो जितने भी इंडिया के बाकी के स्टेट जीते थे, कॉन्कर्ड मीन्स जीतना, उन सब टेरिटरीज़ को संभालने के लिए वहाँ पर उन्होंने अपने गवर्नर्स जो है वो उनको अपॉइंट किया एंड देन ही लेफ्ट फॉर द ग्रीस, यानी वो फिर ग्रीस की ओर चले गए। अलेक्जेंडर्स इन्वेशंस वीकेंड द स्मॉलेस्ट ट्राइब इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। यानी अलेक्जेंडर्स के आगमन की वजह से जो स्मॉल ट्राइब्स और कुछ स्टेट छोटे स्टेट्स जो हमें देखने को मिलते थे वो कमज़ोर हो गए। दिस enabled Mauryans to establish a control over these territories and build an empire। यानी अलेक्जेंडर की वजह से ये स्टेट्स और जो ट्राइब्स कमज़ोर हो गए तो मौर्यन एम्पायर जो है उसको इन सभी स्टेट को ओवर रूल करने में आसानी रही और वो अपना एम्पायर जो है वो ज़्यादा फैला पाए। Discuss the personality and deeds of Chanakya. Now, in the second question we discussed about the Chanakya's personality and deed, यानी उन्होंने क्या क्या किया था। Chanakya, also known as a Kautilya or a Vishnugupta, was a masterminds behind the चंद्रगुप्त राइज टू पावर। यानी चंद्रगुप्त को पावर में लाने के लिए मास्टरमाइंड जो है वो चाणक्य को माना जाता है और चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी उन्हें कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू अ नंद एंड एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर विद द चाणक्यस हेल्प। यानी चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त जो है वो नंद डायनेस्टी को हरा कर अपना न्यू एम्पायर है यानी मौर्यन एम्पायर जो है वो एस्टैब्लिश यानी बना पाए। चाणक्य इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर, एन इकोनॉमिस्ट एंड अ किंग मेकर। किंग मेकर उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाणक्य की पॉलिसी की वजह से ही चंद्रगुप्त जो है वो नंद डायनेस्टी को हरा कर मौर्यन एम्पायर है उसको एस्टैब्लिश कर पाए, इसलिए उनको महान राजनीतिक विचारवादक और इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। चाणक्य ब्रॉट द अर्थशास्त्र दैट कंटिन्यू गाइडलाइन on how to run a government
यानी गवर्नमेंट्स को कैसे रन करना है उसके ऊपर चाणक्य जो है उन्होंने एक बुक लिखी है जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट ट्रीटीज ऑन अ पॉलिटिकल थ्रोट दैट्स अ स्पेशल ऑर्डर. यानी पॉलिटिकल थॉट्स को शो करती दुनिया की जितनी भी बुक्स लिखी गई है उनमें से एक इम्पॉर्टेंस जो है वो अर्थशास्त्र भी है. क्वेश्चन नंबर 3. हु वॉज अ चंद्रगुप्त मौर्य? वाई ही an important character in the history of an ancient subcontinent? That means चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, that we have to explain. फिर उनके कैरेक्टर का हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है, दैट्स वी हैव टू डिस्कस. और फिर उनका इफेक्ट भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पर क्या है वो. चंद्रगुप्त मौर्य overthrew the नंद एंड एस्टैब्लिश अ मौर्यन एम्पायर. यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने नंद डायनेस्टी को हराकर मौर्यन एम्पायर है उसको एस्टैब्लिश किया. आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन इन मगध. कंसोलिडेटिंग का मतलब होता है मजबूत, यानी अपनी पोजीशन को मगध में मजबूत करने के बाद चंद्रगुप्त कॉन्कर द पंजाब एंड द अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया. यानी उसके बाद चंद्रगुप्त जो है वो पंजाब और नॉर्थ इंडिया के अदर पार्ट को विजय किया. इन द नॉर्थ वेस्ट चंद्रगुप्त कंक्लूड अ मैरिज अलायंस विद द डॉटर ऑफ अ सेल्यूकस निकोटर अलेक्जेंडर्स जनरल. यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने सेल्यूकस निकोटर जो कि अलेक्जेंडर के जनरल थे उनकी बेटी के साथ उन्होंने शादी की. टेरिटरीज कवरिंग द मॉडर्न अफगानिस्तान वेर गिवन टू चंद्रगुप्त थ्रू हिज मैरिज. और इस मैरिज के थ्रू चंद्रगुप्त को जो है वो अभी जिसे मॉडर्न अफगानिस्तान कहा जाता है वो उनको मिला. His empire extended from Hindu Kush in northwest to Bengal in the east and Himalaya in north to Narmada in the south. यानी अफ़गानिस्तान तो उनको इस मैरिज के थ्रू मिला है. उसके बाद उन्होंने जो है वो अपना एम्पायर एक्सटेंड यानी फैलाना शुरू किया. तो हिंदू कश से लेकर नॉर्थ वेस्ट बंगाल वो भी ईस्ट साइड तक एंड हिमालय इन नॉर्थ से लेकर नर्मदा इन साउथ तक जो है वो एक्सटेंड हुआ. टूवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ ही बिकम अ फॉलोअर्स ऑफ अ महावीर. यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों के दरमियान वो जो है वो महावीर के फॉलोअर्स बन गए. दैट मीन्स जैनिज्म. ही abdicated his throne and joined the group of Jain monks led by Bhadrabahu and traveled to श्रवण बेलागोला. यानी एब्डिकेटेड का मतलब होता है त्याग करना. चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना थ्रोन यानी अपनी गद्दी जो है उसको त्याग कर दिया और एक जैन मंक का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लिया जिसको लीड कर रहे थे भद्रबाहु. और वो श्रवण बेलागोला जो कर्नाटक है वहाँ पर वो ट्रैवल करने लगे. देयर ही फास्टेड अप टू द डेथ इन कीपिंग विद द जैन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन. यानी जैन आध्यात्मिक परंपराओं में जो बताया गया है उसको पालन करते हुए और उसको कीप यानी कंटिन्यू करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने आमरण अनशन दैट मीन्स कि जब तक वो मर नहीं जाते तब तक उन्होंने अनशन किया था या फिर फास्ट रखा था. क्वेश्चन नंबर 4. राइट एंड नोट ऑन बिंदुसार रेन. रेन का मतलब होता है शासन. यानी नाउ वी डिस्कस अबाउट के बिंदुसार का जो शासन काल था उसके बारे में. बिंदुसार चंद्रगुप्त सन सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन. यानी चंद्रगुप्त के जो सन थे वो बिंदुसार थे. चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार जो है ना वो सक्सीडेड यानी थ्रोन पर आए. ड्यूरिंग द बिंदुसार रेन द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंड एज फार एज अ मैसूर इन साउथ. यानी बिंदुसार के टाइम भी शासनकाल में भी हमें मौर्यन एम्पायर में एक्सटेंड देखने को मिलता है जो साउथ साइड के मैसूर तक है. ओनली द रीजन ऑफ कलिंग इन प्रेजेंट ओडिशा एंड द किंगडम ऑन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया वेर नॉट अ पार्ट ऑफ हिज एम्पायर. यानी कलिंग जिसे प्रेजेंट उड़ीसा कहते हैं
और बाकी साउथ साइड के जो पार्ट है वही बिंदुसार के और मौर्यन एम्पायर का पार्ट नहीं थे बिंदुसार के टाइम पर। बिंदुसार मेंटेन्ड अ फ्रेंडली रिलेशन विथ अ ग्रीक गवर्नर इन एशिया एंड अफ्रीका, यानी अफ्रीका और एशिया में जो ग्रीक के गवर्नर्स देखने को मिलते थे उसके साथ भी बिंदुसार के रिलेशंस जो थे वो फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्ण थे। बिंदुसार was succeeded by his son Ashoka, who is considered as the greatest ruler of the dynasty। यानी बिंदुसार के बाद थ्रोन पर जो है उसका बेटा अशोका आया, जो मौर्यन एम्पायर में और मौर्यन डायनेस्टी जो है उसमें सबसे महान राजाओं में से एक माने जाते थे। Question number 5. What were the achievements in the field of art and architecture in a Mauryan rulers? यानी मौर्यन रूलर्स के टाइम पर हमें आर्ट और आर्किटेक्चर में किस तरह के अचीवमेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट हमें मौर्यन एम्पायर्स के टाइम पर किस तरह के आर्ट और आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलते थे, दैट्स वी आर डिस्कस। Most of the information that we have about the Mauryan periods come from the Ashokan edicts, विहारा, पिलर्स एंड स्तूप्स। यानी जो भी हमें मौर्यन पीरियड्स के बारे में या मौर्यन एम्पायर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मेजॉरिटी जो है वो अशोका ने एडिक्स बनवाए थे उसी के थ्रू या फिर विहारा, पिलर्स या फिर स्तूप के थ्रू ही पता चलता है। द अर्लीस्ट विहारा वेर अ रॉक कट केव मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी पहले के टाइम पे विहारा जो थे वो रॉक को कट करके या फिर केव्स के अंदर बनवाए जाते थे। दिस वेर कर्व्ड इनटू ग्रेनाइट हिल्स, यानी ग्रेनाइट की बनी हुई हिल्स जो है वहाँ पर ये विहारा की केव्स जो है हमें देखने को मिलती है। अशोका बिल्ड्स ओवर 84,000 स्तूप थ्रू आउट द किंगडम ऑफ विच द सांची स्तूप इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस। यानी अशोका ने जो है वो बहुत सारे स्तूप्स जो है वो बुद्धिज़्म का पवित्र स्थल है, यानी जो दोज हु आर द फॉलोइंग ऑफ द बुद्धा उनका ये पवित्र स्थल माना जाता है। तो ऐसे 84,000 स्तूप्स जो है वो अशोका ने अपने किंगडम में बनवाए थे और उसमें भी सांची का स्तूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। द हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक पिलर्स आर केव ऑफ अ वंडर इवन टुडे, यानी मोनोलिथिक पिलर्स जो है वो आज भी इवन आज के भी आश्चर्यजनक और अद्भुत जितने भी आर्किटेक्चर से उसमें शामिल किए जाते हैं। द अशोक चक्र फाउंड ऑन द इंडियन फ्लैग इज़ टेकन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, यानी अशोका के पिलर्स पर हमें 4 सिंह की जो आकृति देखने को मिलती है वो भी हमने हमारी करेंसी में यूज़ किया है। इसके अलावा अशोक चक्र जो है वो इंडियन फ्लैग में यूज़ होता है, वो भी हमने लायन कैपिटल ऑफ अशोका जो है वो उसी में से लिया है। द मौर्यन रूलर्स ऑल्सो बिल्ड मैनी इम्प्रेसिव पैलेसेस, और इसके अलावा मौर्यन रूलर्स जो है उन्होंने बहुत सारे इम्प्रेसिव पैलेसेस भी बनवाए हैं।